Hey everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 5th of February. Now, first of all हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा editorial को डिस्कस करना है. देखिए द हिंदू में आज एक अच्छा editorial आया हुआ है that talks about merit versus reservation. Now context आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले जो EWS और जो ओबीसी का जो कोटा था उसको यहाँ पर जो मतलब उसको जो चैलेंज किया गया था नीट के एक केस के अंदर, तो उसको उन्होंने रिसेंटली अपहेल्ड किया था. तो हम इसके बारे में समझेंगे. नाउ देखिए हमारा इस पर्टिकुलर editorial के अंदर जो प्राइमरी फोकस होने वाला है that is going to be on merit versus reservation कि exactly why reservation is very important. तो आपको याद होगा अराउंड 12 से 15 दिनों पहले हमने 2 हफ्ते पहले अराउंड एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स में पॉइंट मिलेंगे कि क्यों एग्जैक्टली रिजर्वेशन होना चाहिए. तो अगेन ये जो आज का एडिटोरियल है इट अगेन गिव्स सम पॉइंट्स कि एग्जैक्टली रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से हम जो हमारा सब्सटेंटिव इक्वालिटी है उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मल इक्वालिटी से साइड होना चाहते हैं. हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरीथिंग टॉक्स अबाउट सब्सटेंटिव इक्वालिटी, मतलब सबको एक साथ लेके चलने की बात की जाती है. तो उसी के बेसिस पे हमारा कैसे रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है. देखिए ऑल्दो मेरिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेरिट के साथ साथ रिजर्वेशन को भी साथ लेके चलना बहुत जरूरी है. उसके अलावा द हिंदू में जो बाकी जितने भी एडिटोरियल्स हैं वो सबके सब कहीं ना पॉलिटिकल जो एडिटोरियल्स हैं, और जो ये वाला है इट टॉक्स अबाउट इंडिया यूके का ट्रेड. आपको याद होगा कल के एडिटोरियल के अंदर हमने बहुत ही डिटेल के अंदर इसको डिस्कस किया था, इसलिए हम इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे. इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर देखिए अगेन जितने भी है सबके सब पॉलिटिकल एडिटोरियल्स है. नाउ वन एडिटोरियल यहाँ पर जो ये है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है. इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट रिसेंटली जो बजट आया हुआ है उसके अंदर हेल्थ सेक्टर से हमें काफी ज्यादा वो थी एक्सपेक्टेशन थी, हम चाहते थे कि उसको काफी ज्यादा पैसा मिले, बट एक्चुअली इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है. ठीक है, तो हम इन दोनों चीजों के बारे में प्रॉपर्ली समझेंगे. तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट मेरिट और रिजर्वेशन के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले कुछ सालों से, उसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो क्या बोलता है. देखिए सुप्रीम कोर्ट का कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली एक रूलिंग हुई थी जो कि ऑल इंडिया कोटा को जो एक केस था उसको मतलब सुनवाई कर रहा था उसकी, और उन्होंने ये बोला है कि एक जो मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन का जो इशू जो चल रहा है लगातार पिछले कुछ सालों से उसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, और उसने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जो जजमेंट आया है उसने कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एक टाइप का मिसकंसेप्शन चल रहा था लगातार मेरिट को लेकर के, उसको रोक दिया है. मतलब उस चीज को रोक दिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अगर खुद सामने आकर रिजर्वेशन को सपोर्ट किया है तो दैट मीन्स कि रिजर्वेशन को एक्चुअली इंडिया के अंदर रहना अभी बहुत ही जरूरी है. नाउ सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसने ये बोला कि अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, स्पेशली अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देखोगे तो उसके अंदर वो इक्वालिटी की बात करता है, सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है. ठीक है, अगर आप देखेंगे प्रियम्बल को उसके बारे में हमारे बोलता है कि वी शुड प्रोवाइड इक्वालिटी टू एवरीवन, एंड सेकंड चीज हमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करनी चाहिए. नाउ व्हाट डज दिस इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस मींस, उसी चीज को हम यहां पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर आगे प्रॉपर्ली समझेंगे. नाउ देखिए जो ऑथर है उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंटली जजमेंट आया है ये हो सकता है, मतलब ऐसा उम्मीद की जा रही है कि आगे जाकर जितने भी डिफरेंट ऑर्डर्स वगैरह हैं, पब्लिक पॉलिसीज हैं, और जो पब्लिक है सबसे बड़ी चीज, इन सबको ये चीज समझ है कि कैसे मेरिट के साथ साथ हमारा रिजर्वेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर हम एज अ कंट्री डेवलप करना चाहते हैं तो हमें हर एक पर्सन को एक साथ लेके चलने की जरूरत है, और उस चीज के लिए यहाँ पर जो वीकर सेक्शन है उनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, देखिए समझिए कि एग्जैक्टली केस क्या था. सबसे पहले केस टोटल मतलब एक केस के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो ऑल इंडिया कोटा होता है, स्पेशली जो नीट एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो ऑल इंडिया कोटा है उसके अंदर आपने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एक्स्ट्रा कोटा प्रोवाइड किया हुआ है. ऑलरेडी एससी एसटी को एक्स्ट्रा कोटा प्रोवाइड किया गया था, बट इसके अलावा आपने ओबीसीज एंड ईडब्ल्यूएस को प्रोवाइड किया है. क्या वो सही है या फिर नहीं सही है? ना जो ऑल इंडिया कोटा है इसका मतलब क्या है? ऑल इंडिया कोटा का सीधा सा मतलब होता है कि वो वाला पार्ट होता है जब कोई मतलब किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टेट अपना सीट रिजर्व नहीं कर सकता है, मतलब ये ऑल इंडिया कोटा होता है. मतलब इस पर कोई भी पर्सन अपने मेरिट के बेसिस पे जाकर के एडमिशन ले सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो कोटा है दैट इज अराउंड 15% जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए होता है, और 50% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होती है. इसका मतलब है कि पूरे इंडिया के 15% सीट जो होंगे वो किसी स्टेट के थ्रू भरे नहीं जाएंगे, दे विल बी फिल्ड थ्रू ऑल इंडिया कोटा. एंड सिमिलरली जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी उसके आधे सीट्स जो होंगे, यानी कि जो 50% सीट्स होंगे एंड दे विल बी एक्चुअली फिल्ड बाय ऑल इंडिया कोटा, यानी कि इसके ऊपर कोई भी रिजर्वेशन काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर मेरिट काम करेगा. ठीक है, ऐसा बोला जाता था पहले, बट यहां पर क्या हुआ था, इसी चीज को यहां पर चेंज करके एससी को कुछ यहां पे कोटा प्रोवाइड किया गया इसी ऑल इंडिया कोटा के अंदर, फिर एसटी को प्रोवाइड किया गया, सिमिलरली फिर ओबीसी को प्रोवाइड किया गया, एंड उसके बाद ईडब्ल्यूएस को भी प्रोवाइड कर दिया गया. तो इसी चीज के अगेंस्ट यहां पर एक क्वेश्चन हुआ था, इसी चीज के अगेंस्ट यहां पर एक अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी चीज का ये केस चल रहा था. ठीक है, नो एक तो हो गया ये. सेकंड जो एक चीज चल रही थी वो ये थी कि देखिए ओबीसी का जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो डिफरेंशिएशन होता है उसके बीच में 8 लाख रुपीस, मतलब ये उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि जो 8 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा, और जो इसे कम कमाता है वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आएगा. तो सेम इस 8 लाख रुपीस को इन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है. मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, क्या ऐसे हर पर्सन जो कि 8 लाख से कम कमाते हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आएंगे? इसी चीज के ऊपर सेकंड यहाँ पर पेटिशन फाइल किया गया था. तो अब देखिए आप 2 पेटिशन हो गई. पहला पेटिशन था कि ओबीसी
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को क्या आप इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया कोटा के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? और सेकंड क्वेश्चन वाज कि जो ईडब्ल्यूएस को अगर आपने प्रोवाइड किया भी है तो उसको आप 8 लाख का आपने जो क्राइटेरिया यूज किया वो कैसे यूज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओबीसी का इशू क्या था। ओबीसी का देखिए इशू सिंपल सी बात ये थी कि जो ऑल इंडिया कोटा है उसके अंदर एससी और एसटी को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिला हुआ था, मतलब उस ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी एक रिजर्वेशन ऑलरेडी फिक्स था। और इसके अलावा ओबीसी को जब बाद में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया तो इसी के अगेंस्ट एक रिट पिटीशन फाइल किया गया था, जहां पर बोला गया था कि ओबीसी को आप अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल मेरिट को यहां पर चैलेंज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए टोटल 100 सीट्स है, ठीक है, मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट्स है, उसकी 15 सीट्स यहां पर सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के अंदर थी। इसका मतलब क्या है, यहां पर 85 सीट जो थी कहीं ना कहीं रिजर्व थी, मतलब कुछ एससी के पास, कुछ एसटी के पास, कुछ ओबीसी के पास, कुछ ईडब्ल्यूएस के पास और उसके अलावा कुछ यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। मतलब इतनी सीट्स ऑलरेडी रिजर्व थी, सिर्फ यहां पर 15 सीट्स यहां पर बची हुई थी। 15 सीट्स मतलब इनके ऊपर कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। बट यहां पर क्या किया आपने, एससी को इसके अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया, एसटी को आपने इसके अंदर भी रिजर्वेशन दे दिया, अब यहां पर आपने ओबीसी को भी प्रोवाइड कर दिया, अब आपने ईडब्ल्यूएस को भी प्रोवाइड कर दिया। तो मतलब समझ रहे हैं, इस 15 सीट के अंदर भी अब एक्चुअली 15 सीट्स भी पूरी तरीके से मेरिट के बेसिस पे काउंट नहीं होंगी। ये 15 सीट्स भी कहीं ना कहीं रिजर्व के मतलब रिजर्विंग जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं के बेसिस पे आएंगे। तो इसी चीज से अगेंस्ट यहां पर ये अपील फाइल की गई थी, जहां पर जो जनरल कैंडिडेट्स थे जो कि अनरिजर्व्ड मतलब कि उससे आते थे, कैटेगरी से आते थे, उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट एक अपील फाइल कर दी थी, ठीक है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर्टिकुलर केस को सुनना स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम टू द माइंड वाज कि एग्जैक्टली ये केस सिर्फ एक सिंपल केस नहीं है। दिस केस इज नॉट जस्ट कि ओबीसी को यहां पर चांस मिलना चाहिए फिर नहीं मिलना चाहिए, फिर ईडब्ल्यूएस को चांस मिलना चाहिए फिर नहीं मिलना चाहिए। दिस एक्चुअली कोड जो केस है इट सिग्निफाइज अ बिगर पिक्चर दैट टॉक्स अबाउट मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन। कि देखिए यहां पर जो बच्चे सवाल उठा रहे हैं वो इस बात पे नहीं उठा रहे हैं कि आप ईडब्ल्यूएस को चांस मत दो, वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं बिकॉज हमें क्या हमें सिर्फ मेरिट के बेसिस पे यहां पर सारे के सारे सीट्स को लेकर चलना चाहिए या फिर हमें रिजर्वेशन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पे प्रोवाइड करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो यहां पे जजमेंट लिया है उसके अंदर इसी चीज को बहुत ही क्रिटिकली एड्रेस करने की कोशिश की है कि जो मेरिट और रिजर्वेशन का इशू है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि काफी टाइम से जितने भी ऐसे लोग होते हैं वो लोग हमेशा मतलब जो भी जो एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं वो हमेशा रिजर्वेशन को नीचे मानते हैं, मतलब रिजर्वेशन को डाउन ट्रॉडन मानते हैं बिकॉज रिजर्वेशन के कारण कहीं ना कहीं मेरिट खराब होती है। मान लीजिए टोटल आपको 100 डॉक्टर्स आपको चूज करने हैं, ठीक है। अब 100 डॉक्टर्स अगर आपको चूज करने हैं तो यू शुड ऑलवेज चूज दोज डॉक्टर्स जो कि हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, राइट, जो सबसे ज्यादा जिनके पास नॉलेज है। बट अगर आप यहाँ के सिर्फ 50 डॉक्टर्स आप ऐसे चूज करते हो जो कि हाईएस्ट क्वालिटी के हैं और बाकी 50 आप ऐसे चूज कर लेते हो जो एससी एसटी और फिर ओबीसी के हैं, तो हो सकता है कि उनके पास उस टाइप की क्वालिटी ना हो, ठीक है। ये चीज काफी दिनों से चलती आ रही है। दिस पर्टिकुलर जो ये थिंकिंग है ये हमारे मतलब माइंड में बैठा हुआ है, ये इस टाइप का स्टीरियोटाइप बैठा हुआ है, ठीक है। अब पहली बात तो यह है कि ऐसे लोग जो कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, ठीक है, मतलब जो कि रिजर्वेशन को नहीं मानते हैं वो तो डायरेक्टली ये पॉइंट देते हैं कि रिजर्वेशन के कारण कहीं ना कहीं जो मेरिट है वो खराब हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे लोग जो कि रिजर्वेशन को डिफेंड करते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि रिजर्वेशन के साथ हैं, वो लोग भी इस बात को मानते हैं। देखिए वो लोग इस बात को मानते हैं कि रिजर्वेशन के कारण मेरिट तो खराब होती है, बट उनका अपना पॉइंट ये है कि सोशल रिप्रेजेंटेशन भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। हम सोशल जो हमारे जो सोशल जो बैकवर्ड क्लास है उनको पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें भी हमें साथ लेके चलने की जरूरत है। इसलिए रिजर्वेशन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पर मतलब इसी दो देखिए एक धारणा ये हो गई एंड सेकंड व्यू पॉइंट इज दिस वन, ठीक है। फर्स्ट व्यू पॉइंट ये हो गया कि रिजर्वेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि सिर्फ मेरिट इंपॉर्टेंट है, और सेकंड है कि रिजर्वेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें सोशली बैकवर्ड लोगों को भी साथ लेके चलने की जरूरत है। इन्हीं दो व्यू पॉइंट्स के अंदर यहां पर एक टाइप का जजमेंट, ये जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसने इसी दो व्यू पॉइंट्स के बीच में एक टाइप का न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, इसी चीज को आगे यहां पर प्रोग्रेस करने की कोशिश किया। इसी को देखिए हम प्रॉपर्ली समझते हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे सब्सटैंटिव इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए दो टाइप की इक्वालिटी होती है, वन इज सिंपली कॉल्ड एज फॉर्मल इक्वालिटी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सब्सटैंटिव इक्वालिटी। मैं आपको सिंपल सीधे शब्दों में बताता हूं कि दोनों का मतलब क्या है। देखिए अगर आप फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब समझते हैं, मान लीजिए टोटल 5 बच्चे हैं, ठीक है, पांचों को अगर आपको फॉर्मली इक्वल करना है तो आप क्या करेंगे, सबको 100 रुपए दे देंगे, ठीक है। आपने सबको 100 रुपए दे दिए एंड दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल इक्वालिटी। नाउ दिस इज अब क्या हुआ, सबके पास 100 रुपए यहां पर आ चुके हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हो सकता है कि इनमें से कुछ के पास पहले से ही कुछ पैसे हो, ठीक है। मतलब यहां पर अगर आपने सबको 100 रुपए दे दिए तो बेसिकली आपने यहां पर यह समझा कि आपने फॉर्मली सबको इक्वल कर दिया। बट सेकंड चीज कॉल्ड एज सब्सटैंटिव इक्वालिटी। सिंपल वर्ड्स में आप इसे कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज इक्विटी। नाउ व्हाट इज इक्विटी? देखिए मान लीजिए कि टोटल 5 बच्चे हैं, सेम 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ए के पास यहां पर 10 रुपए पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, बी के पास यहां पर 50 रुपए है, सी के पास यहां पर मान लीजिए 70 रुपीज है, डी के पास 20 रुपीज है, ई के पास यहां पर 0 रुपीज है, ठीक है। अब फॉर्मल इक्वालिटी ये बोलता है कि सबको आप 100 रुपए दे दो, ठीक है। मान लो कि फॉर्मल इक्वालिटी बोलता है कि सबको आपने 100 रुपए दे दिए, बट यहां पर जो सब्सटैंटिव इक्वालिटी है वो ये बोलता है कि आप सबको इतने इतने रुपए दीजिए कि सबके सब बराबर पे आ जाए,
ठीक है। अब मान लीजिए कि सबको आपको 100 के लेवल तक पहुंचाना है, तो आप ए को क्या करेंगे, ए को आप 90 रुपीज देंगे, ठीक है। सिमिलरली बी को 50 रुपए देंगे, बिकॉज उसके पास 50 रुपए ऑलरेडी प्रेजेंट है। सी के पास 70 रुपीज ऑलरेडी है, इसलिए आप उसको 30 रुपीज और देंगे। डी के पास देखिए, यहाँ पर डी के पास मान लीजिए कि कितना था, 20 रुपीज था ना, तो 20 रुपीज था, तो मान लीजिए डी को आप यहाँ पर 80 रुपीज और देंगे। और ई यहाँ पर देखिए, जो कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है, उसको आप पूरे 100 रुपीज देंगे। दिस इज कॉल्ड ए सब्सटैंटिव इक्वालिटी, ठीक है। तो आई होप आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए कि फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर देना, बट सब्सटेंटिव इक्वालिटी टॉक्स अबाउट जिसको जितनी जरूरत है सबको उतना देना, ताकि सबके सब एक सिंगल लेवल पे आ जाए, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहां पर फॉर्मल इक्वालिटी की बात नहीं की जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब्सटेंटिव इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है, ठीक है, ताकि हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाए। देखिए, अगर सबके पास यहाँ पे 100 रुपए होंगे तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो 100 रुपए का कौन क्या करता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट यहां पर सबको 100 तक पहुंचाना वो यहां पर जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, दैट इज द मेन थीम, मेन फंडा हमारे प्रियम्बल का यही है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। अब देखिए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर बिटवीन 1946 से लेकर 1949 के बीच में, तो बहुत सारी डिबेट्स वगैरह हुई थी वहां पर, ठीक है। अब जितनी भी डिबेट्स हो रही थी उस टाइम, हमारे जितने भी फोर फादर्स थे, मतलब वो सारे के सारे लोग जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनका एक चीज जो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए, ताकि उन लोगों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। देखिए, वो ऊपर तो तब आएंगे ना उनको अगर हम प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हें प्रॉपर चांसेस वगैरह प्रोवाइड करेंगे कि वो ऊपर आके अपने मेरिट को शो कर सके, तब जाकर वो अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। अगर हम उन्हें एक प्रॉपर चांस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर ऊपर कैसे आएंगे, राइट। यही डिबेट यहां पर सबसे ज्यादा चल रहा था, और इसी चीज को यहां पर सॉल्व करने के लिए जो सिंगल जो एक सॉल्यूशन आया था, दैट वाज द रिजर्वेशन का वो, ठीक है। तो रिजर्वेशन को यहां पर लाने का सिंपल सा मतलब ही ये था, मेन एम ही ये था कि जितने भी वो लोग जो कि सोशली बैकवर्ड है और नीचे की तरफ मतलब रह रहे हैं, उनको उठा करके एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें किया जाए, ताकि वो अपने आप को ऊपर अपलिफ्ट कर सके, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द इयर्स लगातार ही बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जहां पे उन्होंने रिजर्वेशन को अपलिफ्ट किया है, रिजर्वेशन को उन्होंने मतलब पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है कि रिजर्वेशन होना इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट हुआ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस केस, फिर वसंत कुमार केस था, फिर इंदिरा सोनी केस था। ये सारे के सारे केस कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी और राइट टू रिजर्वेशन से कहीं ना कहीं वो है, रिलेटेड है ना। इन सबका अगर आप एक कॉमन पॉइंट देखेंगे तो ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो आर्टिकल 16 है, दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, उसके अंदर एक आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है क्या। देखिए, ये देखिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये बोलता है कि किसी भी स्टेट को, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूरी तरीके से पावर है कि किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस के लिए वो रिजर्वेशन कर सकते हैं, किसी भी जॉब्स पे, किसी भी पोस्ट पे, किसी भी जगह पर, ठीक है। तो आप सिंपल समझ के, मतलब यहां पर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर स्टेट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि किसी बैकवर्ड क्लास को आगे लेके जाने के लिए, मतलब उसको अपलिफ्ट करने के लिए वो कोई भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज बना सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 यहां पर बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी है, मतलब किसी भी पर्सन को यहां पर हम पूरी तरीके से मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी भी बेसिस पे, मतलब कोई भी जेंडर, क्लास, रिलीजन कुछ भी हो, हम उसके बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज एक्चुअली आर्टिकल 16। अब बोलता है आर्टिकल 16 के अंदर जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, वो सिर्फ उसका एक एक्सेप्शनल केस नहीं है, बट उसका एक बहुत ही एक्सटेंडेड प्रिंसिपल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर जो स्टेट को पावर दी गई है कि जो एक्स्ट्रा जितने भी लोग हैं, मतलब वो सारे के सारे लोग जो सोशली बैकवर्ड है, उन सबको अपलिफ्ट कैसे किया जाए, उन सब के लिए आप वहां पर डिफरेंट काम कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोलता है कि रिजर्वेशन बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपने मतलब जो अपनी कंट्री को एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो हमारा गोल है उसकी तरफ लेके जाना चाहते हैं, अगर हर एक पर्सन को हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मतलब जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उस चीज को हम यहां पर अपलिफ्ट कर पाए। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं आपको प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको शो करता हूँ कि एक्जैक्टली हमारे प्रियम्बल का मेन मीनिंग क्या है। नाउ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हमारे प्रियम्बल का एग्जैक्ट टेक्स्ट है, जहां पर हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं, वी एक्चुअली टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम यहाँ पर देखिए, हम दो चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने हर एक सिटीजन को। पहली बात तो हम सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना चाहते हैं, मतलब हम सबको एक सिंगल लेवल पर रखना चाहते हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, किसी के साथ कोई डिफरेंशिएशन नहीं। और सेकंड चीज, हम चाहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, सबको बराबर का मौका मिले, ताकि वो खुद को जाकर आगे के ऊपर जाए, मतलब आगे की तरफ जाकर खुद को अपलिफ्ट कर सके। बेसिकली देखिए, कोई अपलिफ्ट होगा या नहीं होगा वो बात की चीज है, मतलब पॉइंट इज कि हमें सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करनी है ना, तभी तो लोग खुद को आगे मतलब इंक्रीज कर पाएंगे। तो आई होप आप ये चीज को समझ गए होंगे। नाउ इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि रिजर्वेशन जो है वो एक ऐसा मेजर है जो कि इन सारे के सारे बैरियर को ओवरकम करने की कोशिश करता है। जब भी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है, तो इन सबको हटाने के लिए, मतलब इन सबको फिर से अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स को यूज करेगा, अभी हम उसको प्रॉपर्ली समझेंगे। तो सबसे पहली चीज ये बोली जाती है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं,
देखिए, एक पर्सन जो कि एक रिच फैमिली के अंदर पैदा हुआ है और एक पर्सन जो कि पुअर फैमिली के अंदर पैदा हुआ है, उसके पास ऑटोमेटिकली उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होने वाले हैं, इंडिविजुअली उनके अंदर काफी डिफरेंसेस होंगे। देखिए, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी, आप पैसों को साइड छोड़ दीजिए, उसके अलावा बहुत सारे वैल्यू सिस्टम जो होते हैं, बहुत सारा कल्चर होता है, एक प्रॉपर जो एक्सेंट होता है और जो नॉलेज बेस है, जो अपने करियर को लेकर जो क्या करियर चूज कर सकते हैं, एवरी सिंगल थिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होता है। ठीक है, ये जो देखिए, ये जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, ये सब कहीं ना कहीं बच्चों को जो प्रिविलेजेस मिलती है बचपन से ही, जो उनको फॉर्चून यानी कि जो पैसे वगैरह मिलते हैं, जो अच्छा एनवायरमेंट उनको मिलता है, जो अच्छे सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, ये सब एक्चुअली एक एक ऐसे फैमिली को जो कि एक वेल ऑफ फैमिली से आता है उसको काफी ज्यादा हेल्प करती है। बट सिमिलरली एक ऐसा पर्सन जो कि पुअर फैमिली से आता है, उनको ये सब नहीं मिलती है, बट जस्ट बिकॉज उनको ये सब चीजें बचपन से नहीं मिल रही है, इसलिए हम उनका एक ये उनके लिए एक डिसएडवांटेज नहीं हो सकता ना। देखिए, ऑल्दो उनके लिए ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज है ये, बट इसी डिसएडवांटेज को हमें खत्म करके उनको एक प्रॉपर एडवांटेज प्रोवाइड करना है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन को यूज करते हैं और उनको यहां पर आगे उठाने की कोशिश करते हैं। नाउ, अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट ऑर्डर को देखेंगे तो ये शो करता है कि द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स अक्यूमुलेशन इंपैक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर बच्चा एग्जामिनेशन के अंदर कैसे वो करेगा। ठीक है, मतलब उसका कैसा मार्क्स वगैरह रहेंगे, ये चीज इस बात से शो होती है कि वो रिसोर्स कितने अच्छे से वो कर पाता है, अक्यूमुलेट कर पाता है। इसका सीधे शब्दों में मतलब समझिए, एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन के बीच में डिफरेंस क्या है। रिच जो है वो ट्यूशन को अफोर्ड कर सकता है, जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स, अच्छे कॉलेज स्कूल्स को अफोर्ड कर सकता है, अच्छे बुक्स को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, बट एक पुअर बच्चा एक हो सकता है कि अच्छे ट्यूटर को अफोर्ड ना कर पाए, अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस ना जा पाए, अच्छे बुक्स उसके पास ना हो। देख रहे हैं, ये जो रिसोर्स अक्यूमुलेशन है, एक पुअर का बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू रिच। तो जो एक रिच बच्चा है उसके पास ऑलरेडी ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी, बट एक पुअर के पास ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी। नाउ यहां पर एक हमारे पास पॉलिटिकल फिलोसोफर है, हु इज कॉल्ड एज केवी श्यामा प्रसाद। नाउ उनका एक यहां पर कांसेप्ट है, ही टॉक्स अबाउट कल्चरल कैपिटल। नाउ व्हाट इज कल्चरल कैपिटल? देखिए, सिंपल शब्दों में समझिए कि एक बच्चा जो कि एक अच्छी फैमिली का आता है, मान लीजिए कि एक रिच फैमिली का एक बच्चा है, वो उसको अनकॉन्शियसली, मतलब बचपन से ही उसे पता भी नहीं होगा, बट उसे कहीं ना कहीं ट्रेन किया जाता है। ठीक है, उसे ट्रेन किया जाता है कि उसकी फैमिली एनवायरमेंट जो है कितनी अच्छी है, कि उसको बड़े होकर बहुत अच्छा काम करना है, राइट। उसको अच्छे वैल्यू सिस्टम उसको दिए जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको अच्छे अच्छे ट्यूटर्स मिलते हैं, उसको अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं, एवरी सिंगल थिंग, एक एजुकेटेड पेरेंट्स मिलते हैं। उसके कारण क्या होता है, उसको एक काफी अच्छा जो कंडीशंस है वो बचपन में ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, वो जब आगे बढ़ता है तो उसके पास ऑलरेडी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, उसके पास काफी सारा ऑलरेडी थॉट प्रोसेस उसका इतना अच्छा डेवलप हो चुका होता है कि अपने आप को लाइफ में आगे काफी मतलब लेके जाता है। अब एक पुअर पर्सन को लेकर चलिए, मान लीजिए कि उसकी फैमिली में अभी तक कोई भी एजुकेटेड नहीं था एंड ही इज द फर्स्ट जनरेशन लर्नर, मतलब वो पहली बार यहां पर पढ़ने आया है, मतलब उसकी खानदान का जो पहला जनरेशन है जो कि एक्चुअली पढ़ने आया है, उसके बारे में सोचिए। उसका तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है कि वो एक ऐसे कम्युनिटी के अंदर से आता है जो कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस करते हैं। उसका मतलब क्या है कि जो भी नेसेसरी स्किल्स एजुकेशन के लिए प्रेजेंट है मतलब उनके पास वो नहीं है। सेकंड चीज, एक ओपन एग्जामिनेशन, मान लीजिए कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर पुअर पर्सन जो है वो अच्छे से शो नहीं कर पाएगा अपने आप को मेरिट। मैं आपको यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं। जस्ट सपोज कि यहां पर एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टेस्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सीबीटी। नाउ एक सीबीटी के अंदर कौन अच्छे से अपने मेरिट को शो कर पाएगा? सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसके पास ऑलरेडी लैपटॉप, मोबाइल एंड जितने भी डिफरेंट टाइप की चीजें हैं वो सब प्रेजेंट है, या फिर एक ऐसा पुअर बच्चा जिसके पास ना ही लैपटॉप है, ना ही मोबाइल है, ना ही उसको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, राइट। तो देखिए, ये जो बच्चा है वो अपने आप को अच्छे तरीके से शो कर पाएगा डिस्पाइट द फैक्ट, हो सकता है कि इसके पास ज्यादा नॉलेज हो यहाँ पर, बट ये अपने आप को शो ही नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑब्वियसली इसको सीबीटी के बारे में बहुत ज्यादा चीजें मालूम नहीं है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रिजर्वेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जजमेंट जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि इन चीजों को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। देखिए, जो भी ऐसे सोशली बैकवर्ड लोग हैं उनको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते जस्ट ऑन द बेसिस की उनको एक प्रॉपर फैमिली का हैबिट नहीं मिला है, उनको जो उनकी कम्युनिटी, जो उनका समाज था, उनका एक प्रॉपर लिंकेज नहीं मिला है, उनको कुछ इनहेरिटेड स्किल्स नहीं मिले, इस चीज के कारण उनको यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। बट बदले में यहाँ पर हमें रिफॉर्म करना होगा डिफरेंट सोशल हायरार्की को, मतलब हर एक जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन सबको हमें साथ लेके चलना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला रहा है कि एक पर्सन जो कि पुअर फैमिली का है वो अपने चॉइस से पुअर फैमिली के अंदर पैदा नहीं होता है, राइट। अपने चॉइस से वो ये नहीं चाहता है कि उसको ये सारी की सारी चीजें ना मिले। एक्चुअली चीजें ऐसी हैं कि वो धीरे धीरे उसको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें, मतलब वो दिस इज द नेचुरल थिंग, जिस चीज को हमें हटाने के लिए, जितने बैरियर्स है उनको हटाने के लिए हम यहाँ पर रिजर्वेशन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों के अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि एक जो बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है ये है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि पुअर फैमिली का है, ठीक है, और अगर उसको प्रॉपर उसके पास मेरिट नहीं है, अगर वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा तो क्या होगा, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एफिशिएंसी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। यही तो बोलते हैं ना हमेशा, हम क्यों बोलते हैं कि मेरिट को यहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए, मेरिट को क्यों यहाँ पर आगे लेके चलना चाहिए, बिकॉज अगर कोई पर्सन रिजर्वेशन के साथ जा रहा है इसका मतलब है उसके पास उतना नॉलेज बेस नहीं है, इसका मतलब वो एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देगा। बट ध्यान से सोचिए कि क्या जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ यहाँ पर इसी काम पे चलता है कि उसके पास नॉलेज है या फिर नहीं है, क्या कोई और चीज यहाँ पर एफिशिएंसी को डिसाइड नहीं कर सकता है? देखिए, यहाँ पर
अगर आप क्वेश्चन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि एक पर्सन के मार्क्स कितने आ रखे हैं या फिर वो पर्सन ने एक एग्जाम क्वालिफाई किया फिर नहीं किया है, बट इट शुड बी, बट एक्चुअली इट मस्ट बी सीन इन अ इंक्लूसिव सेंस। मतलब यहां पर हमें बहुत ही इंक्लूसिव होकर सब चीजें देखनी चाहिए, जहां पर एक्चुअली हमें देखना चाहिए कि जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं क्या वो आगे बढ़ के आ रहे हैं, क्या वो ऐसे लोग जो कि अभी तक पीछे रह गए थे क्या वो अब आगे आ रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे हमारे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं करता, बट यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात करता है, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करता, वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, अगर आप सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप आता है सोशल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, वो ये होता है कि जो हमारा ह्यूमन पोटेंशियल है, जो हमारे लोग हैं, उनको आपको सबसे पहले डेवलप करना है। अगर लोग डेवलप नहीं होंगे तो आपका कंट्री अगर कल को जाकर डेवलप हो भी जाता है तो कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं, राइट। फाइनली जो जजमेंट है वो इस पर्टिकुलर मैटर के हार्ट में जाता है, बिल्कुल मतलब क्रक्स में जाता है, और वहां पर क्वेश्चन करता है कि क्या एग्जामिनेशन जो होते हैं वो अपने एक टाइप के मेरिट का मेजर हो सकती है, क्या एग्जामिनेशन आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि एक पर्सन मेरिटोरियस है या फिर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर है उसको अश्विनी देशपांडे, वो ये बोलते हैं कि देयर इज अ स्टार्क सेपरेशन, एक बहुत बड़ा सेपरेशन है कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन क्या क्लेम करता है। एग्जामिनेशन ये क्लेम करता है कि हम ऐसे बच्चे ढूंढेंगे जो कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए सूटेबल हो, बट क्या वो एक्चुअली ऐसे पर्सन ढूंढ पाते हैं, क्या हमारे पास ऐसे करप्ट लोग नहीं है जो कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, राइट। हमारे पास ऐसे मतलब मल्टीपल एग्जांपल्स है जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को यहाँ पर क्वालिफाई करके जाते हैं, बट आगे जाकर वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहां पर एक पर्सन जो है होता है कि वो शायद उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, बट आगे जाकर उसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वंडर्स करता है। ठीक है, सो हमारे पास एग्जांपल्स तो बहुत है, तो ये एक्चुअली शो करता है, अश्विनी देशपांडे ये बोलते हैं कि एग्जामिनेशन क्या क्लेम करते हैं और क्या वो करते हैं उसके बीच में बहुत बड़ा सेपरेशन है, बहुत बड़ा गैप है। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि हर एक पर्सन जो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहा है इज मेरिटोरियस और हर वो पर्सन जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर रहा है वो मेरिटोरियस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सोशल क्लास है, स्पेशली जो यहाँ पर जो प्रोफेशनल क्लास है ना, जो यानी कि जो अपर क्लास है, उन्होंने इस एग्जामिनेशन को खुद से बनाया है, ये उनकी खुद की उपज है, मतलब खुद उन्होंने इसको चीज को मैन्युफैक्चर किया है ताकि वो खुद का अपना सोशल प्रेस्टीज को बना के रख सके। देखिए एक जो मतलब देखिए ये एक टाइप का ऑब्वियसली आपको एक टाइप का रेबल टाइप का थॉट लगेगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो रिच क्लास होती है वो एग्जामिनेशन को इसलिए बनाती है ताकि वो अपने आप को लगातार ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर सके, और जो पुअर्स लोग हैं ऑब्वियसली वो हमेशा नीचे की तरफ रहे। क्यों? देखिए रिच क्लास है तो ऑटोमेटिकली अगर वो एग्जामिनेशन को बना रही है तो कहीं ना कहीं वो लोग हैं, ये वो क्लास के लोग हैं जो कि एक्चुअली इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, बुक्स अफोर्ड कर सकते हैं, ट्यूटर्स अफोर्ड कर सकते हैं, इस चीज को एग्जामिनेशन को सिंपली क्वालिफाई कर सकते हैं। बट पुअर्स के पास यहां पर देखिएगा अगर ये एग्जामिनेशन टफ है तो उनके पास बुक्स नहीं है, ट्यूटर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ऑथर ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोफेशनल क्लास है, जो हायर क्लास है, उन्होंने खुद इस चीज को बनाया हुआ है ताकि रिच क्लास को रिच रखा सके और जो पुअर क्लास है उसको पुअर रख सके। ठीक है, दिस इज अ रेबल थॉट, आपको ये सब चीजें हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखनी है। इसको ये आपको देखिए एक टाइप के आपके लिए फूड फॉर थॉट है, आप इसको चर्न कर सकते हो, आप इसको सोच सकते हो उसके बारे में, और आपको अच्छे पॉइंट मिले तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब इसलिए जो यहां पर देशपांडे हैं वो ये बोलते हैं कि अगर एग्जामिनेशन का आपको रियल मीनिंग निकालना है, अगर एग्जामिनेशन का आपको रूथलेसनेस को कम करना है, तो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स है, ऐसे लोग जो कि सोशली बैकवर्ड है, जो कि एक्सक्लूडेड है, उनको आप अपने जो आपका मेन जो यहां पर जो सोसाइटी है उसके अंदर आप उनको इंक्लूड कीजिए, स्टीम कीजिए उनको, उसके अंदर आप उनको इंक्लूड कीजिए, तभी जाकर एग्जामिनेशन का जो मेन पर्पस है वहां पर वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनेशन लेना है, सबसे पहले आप सबको यहाँ पर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए, सबको आप एक सिंगल स्टेप के ऊपर लेकर आइए, सिंगल जगह एक प्लेस के ऊपर लेकर आइए, उसके बाद आप जाकर एग्जामिनेशन लीजिए ताकि हर एक पर्सन उसके अंदर इक्वली परफॉर्म कर सके। ठीक है, फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये बोलता है कि देखिए एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो सिर्फ एक पर्सन का करंट पोटेंशियल बता सकता है, फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर कैपेबिलिटीज वो बता नहीं सकता है। आप एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि आज जैसे 5 फरवरी है, अगर आज ही के दिन मैं आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन लेता हूं, प्री का एग्जामिनेशन लेता हूं, क्या आपको लगता है कि हर एक पर्सन यहां पर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता है? शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज आज का जो पोटेंशियल है वो आपके कल को पोटेंशियल को शो नहीं करता है। देखिए हो सकता है कि आपकी बहुत सारी चीजें होंगी जो आज के दिन में रेडी नहीं होंगी, आप उसके लिए मतलब आप उसको एग्जाम के लिए रेडी नहीं होगा, बट द पॉइंट इज कि हो सकता है कि अगले दिन मतलब कल ही के दिन या फिर आज ही के दिन आप उन सब चीजों को धीरे धीरे कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें, और जो फाइनली यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो जून के अंदर होने वाला है उसको शायद वो कर ले, क्वालिफाई कर ले। तो अब देख रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो एक्चुअली हमें हमारी फ्यूचर कैपेबिलिटीज के बारे में बताता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आज की कैपेबिलिटीज के बारे में बताता है। वो ये नहीं बताता है कि उस पर्सन के अंदर कितना ज्यादा कॉम्पिटेंस है, कितना उसको वो कितना कैपेबल है कि आगे जाकर वो हर चीज को क्वालिफाई कर सकता है, एवरी सिंगल थिंग। मतलब अगर वो हार्डवर्क करेगा और जो परसिवरेंस करेगा तो प्रॉपर्ली वो हर चीज को यहाँ पर क्वालिफाई कर सकता है, राइट। तो अब आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ रहे होंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चीज और आई थी कि जितने भी जनरल कैंडिडेट्स थे वो ये बोलते हैं कि अगर आप ओबीसी को, एससी एसटी इन सबको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हो
तो कहीं ना कहीं जो जनरल लोग हैं ना, वही लोग सबसे नीचे मतलब पहुंच जाते हैं। तो इसे कहते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते करते जो सबसे लीस्ट जो नंबर ऑफ सीट्स रह जाती है, दैट इज फॉर जनरल पॉपुलेशन, और इसके कारण प्रॉब्लम यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है जो कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए एक टाइप की डिस्पैरिटी शो करते हैं। अगर आप देखेंगे जनरल को एक मान लीजिए कि 100 नंबर का एक एग्जामिनेशन है, जनरल को अगर क्वालिफाई करना है तो दे नीड अराउंड 90 मार्क्स, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को करना है तो दे नीड अराउंड 82 मार्क्स, मतलब एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मान लीजिए एससी एसटी को करना है तो एससी को अगर आप देखेंगे तो दे नीड अराउंड 75 मार्क्स, एंड एसटी को अगर आप देखेंगे दे नीड जस्ट 60 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं दिस डिफरेंस बिटवीन 60 एंड 90, दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। यानी कि जो पर्सन 90, आप मान लीजिए किसी जनरल के 89 आते हैं, ही वोंट बी एबल टू क्वालिफाई, और किसी के अगर यहाँ पर 61 आते हैं वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम कॉज करता है, बिकॉज जो हमारे पास एक अच्छे पॉपुलेशन जो कि जनरल के अंदर है वो भी कहीं ना कहीं पीछे की तरफ रह जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज शो कर रहा है कि जो हमारा कल्चरल कैपिटल है उसको देखिए छोड़ते छोड़ते कहीं ना कहीं इतना पीछे हो गए हैं कि वहां पर हम अपने जो ऐसे जो मेरिटोरियस हमारी सोसाइटी है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, उसको भी हम यहाँ पर इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो जजमेंट है वो ये बोलता है कि हमें हमारे पास एक ऐसे एग्जामिनेशन होने चाहिए जो कि किसी भी टाइप के लिंग्विस्टिक, क्लास, स्कूल बोर्ड्स, रीजनल किसी टाइप का बायस ना करे, ठीक है। एक टाइप के बहुत ही ओपन एग्जामिनेशन होने चाहिए जहां पर हर एक पर्सन की हर एक जो डिफरेंट टाइप की जो स्किल्स है उसको वहां पर चेक किया जाए, उस स्किल्स के बेसिस पे उसको जॉब्स मिले, उस स्किल के बेसिस पे उसको मार्क्स मिले। तो रिसेंटली जस्टिस ए के राजन नाम के एक पर्सन है, उन्होंने नीट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाया था। उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर इस रिपोर्ट को यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये एक ब्लूप्रिंट हो सकता है फॉर डेमोक्रेटाइज अगर करना है हमें हायर एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन के बेसिस पर अगर हमें डेमोक्रेसी को लेकर आना है तो उसके लिए पर्टिकुलर रिपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमें यहां पर एक चीज जो समझनी होगी वो ये है कि जो भी सोशल प्रिविलेज जो मिलती है रिजर्वेशन के पीछे या फिर मेरिट के पीछे, उसे हमें समझना होगा क्यों एग्जैक्टली मेरिट को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए या फिर क्यों इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, क्यों रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों रिजर्वेशन यहां पर हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इन सब चीजों को अगर आपको समझना है तो आपको हमेशा एक सोशल प्रिविलेज के बेसिस पे देखना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो फाइनली ऑथर यही बोलते हैं कि अगर आपको देखिए अपर कास्ट जो भी लोग मतलब जो भी ओपिनियंस वगैरह बनाते हैं उसे अगर आपको समझना है तो आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पीछे जाकर समझना होगा कि एग्जैक्टली लोगों का जो बैकग्राउंड है वो किस लेवल का है। अगर आप उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड को समझ जाएंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली चीज को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे कि इनको अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर आर मैनी पीपल जो कि हमारे सोशल बैकवर्ड क्लासेस में हैं, बट उनके पास मेरिट है बट वो अपने आप को यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके पास पोटेंशियल है बट वहां पर अपने आपको शो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और यहाँ पर शो करता हूं, मान लीजिए कि आप जस्ट सपोज कि हमारे जो इंडिया का 100% पॉपुलेशन है उसके अंदर देखिए अराउंड 30% जो है एससी और एसटीज मिलाकर आते हैं, ठीक है, अराउंड 30%। इसका मतलब क्या है, अगर सोचिए आप इनको पूरी तरीके से छोड़ देंगे, अगर आप इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप अपना सारा का सारा वर्कफोर्स जो है कहीं ना कहीं सिर्फ 70% लोगों के अंदर से ही ढूंढ रहे होंगे, जो बाकी जो 70% बच गए, जो 30% जो आपके नीचे वाले हैं, हो सकता है कि मतलब इसके अंदर बहुत अच्छे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो जाए, हो सकता है कि इनके अंदर से कुछ आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल जाए, बट अगर आप इनको कंसिडर नहीं करेंगे तो आप इनको लूज कर देंगे, ठीक है। तो इंडिया एज ए कंट्री जो कि आगे डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरफ आगे बढ़ रही है, उसको हर एक सिंगल जो पर्सन है, हर एक सिंगल जो यूथ है, उसके जो भी उनके अंदर कैपेबिलिटीज है उन सबको यहाँ पर इक्वली साथ लेके चलने की जरूरत है। तो आई होप आपको फर्स्ट एडिटोरियल जो है प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट टॉक्स अबाउट हेल्थ केयर सेक्टर और बजट की क्या-क्या बजट से में क्या-क्या उम्मीदें थी। देखिए पहली बात तो ऑथर यही बोलते हैं कि जो हमारा रिसेंटली जो बजट आया है उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, स्पेशली हेल्थ सेक्टर के अंदर, बिकॉज देखिए ऑब्वियसली वी लिव इन द टाइम्स ऑफ कोविड के टाइम्स में रहे हैं, उसके कारण हमें हेल्थ सेक्टर के ऊपर और ज्यादा ध्यान रखना होगा, मतलब ध्यान रखना था, बट एक्चुअली बजट में यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें की हैं। फर्स्ट चीज क्या की है कि बहुत सारा जो हेल्थ इकोसिस्टम था उसको डिजिटल कर दिया गया है, और सेकंड चीज ये की गई है कि मेंटल हेल्थ के लिए अलग से एक यहाँ पर स्कीम स्टार्ट की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी डिजिटल के ऊपर हमने यहाँ पर हेल्थ इकोसिस्टम को कर दिया है, कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के पावर के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर रिलाई कर रहे हैं। देखिए अगर आप समझेंगे कि एक मान लीजिए कि एक पेशेंट है, उसके पास दो ऑप्शन है, पहला है कि वो डायरेक्टली वीडियो कॉल के थ्रू एक डॉक्टर से मिल सकता है, और सेकंड इज कि वो जाकर फिजिकली जाकर वो मिल सकता है उस पर्टिकुलर डॉक्टर से। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बेटर होगा? ऑब्वियसली द फिजिकल वन विल बी मोर बेटर, बिकॉज डॉक्टर वहां पर उसको खुद से असेस कर सकता है, एक्जैक्टली प्रॉब्लम को देख सकता है और उसके हिसाब से उसको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। तो देखिए एक चीज तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिस तरह एजुकेशन के अंदर ये कहा जाता है ना कि जो ऑफलाइन एजुकेशन है यानी कि जो क्लासरूम एजुकेशन है दैट कैन नेवर रिप्लेस ऑनलाइन एजुकेशन। जितना मर्जी ऑनलाइन एजुकेशन आगे बढ़ जाए बट ऑफलाइन एजुकेशन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। सिमिलरली एक डॉक्टर के बेसिस पर अगर आप देखेंगे ना, हॉस्पिटल जो पेशेंट जाता है डॉक्टर से मिलने के लिए, वो ऑल्दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काफी ज्यादा ये मतलब ईजी हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, बट द पॉइंट इज कि जो फिजिकल जो जाकर डॉक्टर और जो पेशेंट मिलते थे और जो आपस में जो बातचीत होती थी और उसके बाद एक्चुअली डॉक्टर्स एग्जैक्टली पूछ के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, वो
चीज को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसा ऑथर का बोलना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी ना। लेकिन इसके साथ में ऑथर ये भी बोलते हैं कि अगर ये डिजिटल एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो कि रूरल एरियाज के अंदर रहती है, फिर जो हॉस्पिटल से दूर रहती है, जो कि टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पाती हॉस्पिटल की केयर को, वहां पर वो सब चीजें प्रॉपर्ली, मतलब इन सब चीजों को हम बचाया जा सकता है। अब इसके अलावा लेकिन ये बोलते हैं कि ये चीज गेम चेंजर तभी होगा जब जितने भी हॉस्पिटल के फैसिलिटीज हैं, डॉक्टर्स है, पेशेंट्स है, सिस्टम्स है, ये सब के सब एक साथ टैंडम में काम करेंगे, तभी जाकर ये सब चीजें ना प्रॉपर्ली काम कर पाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि डिजिटल इकोसिस्टम की क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये पिछले कुछ सालों में। देखिए, स्पेशली अगर आप कोविड के वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो कोविड नाम का एक पोर्टल है, ठीक है। इस पोर्टल के ऊपर आप सिंपली जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और फर्स्ट एंड सेकंड डोज ले सकते हैं। उसके बाद उसका अगर आपको प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको भी मिल जाएगा। द पॉइंट बीइंग ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्लिक है, उसके कारण हर एक पर्सन ने इसको बहुत ही इजीली यूज किया है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी था कोविन का कि सिटीजन इस पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही टाइप की फैसिलिटीज को ढूंढ सकते थे। देखिए, अगर आप सिंपली कोविन के पोर्टल पे जाएंगे ना, तो आपको, अगर आप मान लीजिए कि आपको अभी सेकंड डोज नहीं मिला है, ठीक है, तो आप जाकर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा बुक अ स्लॉट फॉर सेकंड स्लॉट, ठीक है, बुक अ स्लॉट फॉर सेकंड डोज। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो जो हॉस्पिटल्स दिखाएगा ना, दैट विल कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो भी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखा रहा है या फिर सिर्फ प्राइवेट दिखा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों ही टाइप का हॉस्पिटल दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास यहाँ पर दोनों ही टाइप की अपॉर्चुनिटीज मतलब होती है, ठीक है। मतलब जहां से जो भी पास होगा, जो भी एक्सेसिबल होगा, वहां पर जाकर इजीली गवर्नमेंट मतलब जो भी लोग हैं वहां पर जाकर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। नाउ सिमिलरली जो ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन वगैरह है, ये भी देखिए कहीं ना कहीं मतलब इसी चीज को प्रमोट करता है, डिजिटल इकोसिस्टम को प्रमोट करता है, जहां पर ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन स्टार्ट हो गया बहुत सारी मेट्रो सिटीज के अंदर, और बहुत सारे पीपल जो है वो अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं, डॉक्टर के साथ जाकर उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। बट यहां पर एक जो प्रॉब्लम हो रही है, देखिए ये सब तो यहां पर फायदे हो गए कि कैसे हम डिजिटल इकोसिस्टम काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, बट एक फायदा ये है कि देखिए जो हॉस्पिटल बेड्स है उसको मैनेज करना स्पेशली डिजिटल बेसिस पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। बिकॉज देखिए, माना जा रहा है कि अराउंड 19 लाख बेड्स इंडिया के अंदर है, हॉस्पिटल बेड्स, ठीक है, बट उसमें से 62% जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, और उसमें से भी अराउंड 95% जो ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर है, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स के अंदर है, जो कि अभी तक किसी तरीके से डिजिटाइज नहीं किए गए हैं, मतलब लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। मतलब हो सकता है कि एक पर्सन के हाउस के जस्ट बगल में एक डिस्पेंसरी हो जिसके अंदर कुछ मतलब बेड्स खाली हो, बट जब तक ये पर्सन वहां पर जाकर फिजिकली चेक नहीं करेगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा। बिकॉज हो सकता है कि ये पर्टिकुलर जो नर्सिंग होम है उसने अपने नंबर ऑफ बेड्स को ऑनलाइन अपडेट ना किया हो, ठीक है। तो यही सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आगे जाकर डिजिटल के फील्ड्स में आने वाली है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इस बजट के अंदर एक नेशनल डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की बात की गई है, जहां पर बोला गया है कि जितने भी हेल्थ प्रोवाइडर्स यानी कि हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह हैं, उन सबका एक प्रॉपर डिजिटल रजिस्ट्री बनाई जाएगी, और उसके बाद चेक किया जाएगा कि भले ही वो देखिए पब्लिक हॉस्पिटल्स हो या फिर प्राइवेट हो, हर एक चीज को यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया जाएगा, भले ही वो स्मॉलर हॉस्पिटल्स हो, नर्सिंग होम्स हो, एवरी सिंगल थिंग विल बी प्रॉपर्ली मेंशन्ड, ठीक है। ये होगा फर्स्ट। नाउ सेकंड चीज जिसके बारे में हमारे बजट के अंदर बात की गई है, दैट टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ। देखिए, मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा चीज जो आया है कि रिसेंटली एक नेशनल मेंटल हेल्थ स्कीम नाम का एक स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि पहली बात तो हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना है कि मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द सीरियस कंडीशंस। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, सिर्फ फिजिकल हेल्थ यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बट मेंटल हेल्थ जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, और ये डिजीज जो है पूरी तरीके से ट्रीटेबल है। अगर किसी को डिप्रेशन होता है दैट इज पूरी तरीके से ट्रीटेबल। इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट को आप स्टिग्मेटाइज करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसे आप बिल्कुल साइड छोड़ देंगे, आप उससे बातचीत करना छोड़ देंगे, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। बिकॉज यहां पर आपको बातचीत करनी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहां पर ऑथर ये बोलते हैं कि अगर आप इस चीज को देखिए, अगर आपको मेंटल हेल्थ का जितना भी इशू है ना, अगर आपको इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है तो एक चीज जो चाहिए आपको इसमें कि बहुत ही एफिशिएंटली आपको इस चीज को इंप्लीमेंट करना होगा। उसके लिए आईआईटी बैंगलोर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ये दोनों ही बॉडी जो है एक साथ मिलकर दोनों इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो एक चीज तो डॉक्टर जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म तो इसके अंदर डेफिनेटली देखा जाएगा और रिजल्ट्स इसके अंदर डेफिनेटली आने वाले हैं, लेकिन बजट यहां पर एक चीज को सिग्निफाई नहीं करता, एक चीज को यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करता है। बजट ने ये नहीं बताया कि जो मेंटल हेल्थ की स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या ये हर एक जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है हर एक चीज के अंदर होने वाली है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये कोविड के अंदर होगा। ठीक है, आई होप आप इसी को समझ रहे हैं कि जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, क्या हर एक चीज को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, या फिर सिर्फ उसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को इंक्लूड किया जाएगा जो कि कोविड के कारण डिप्रेशन हो गया तो उसे किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मेंटल हेल्थ की कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जो कि टेली कंसल्टेशन से सॉल्व नहीं हो सकते। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसे मेंटली मान लीजिए कोई इशू है, जैसे सपोज कि वो चीजों को बहुत ही इजीली ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, चीजों को समझ नहीं पा रहा है, एंड मतलब मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप की मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि एक ऑनलाइन
ऑनलाइन बैठे बैठे डॉक्टर उसका प्रॉपर्ली चेकअप कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। देखिए, बिकॉज इस पर्सन को अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसकी अभी उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है ये, तो ऑब्वियसली टेली कंसल्टेशन यानी कि दूर से बैठे बैठे डॉक्टर इस चीज को ठीक नहीं कर सकते हैं, उनको उसके लिए पास आना पड़ेगा ना। यहाँ पर ऑथर यहाँ पर 4 चीजें बताते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी इस पर्टिकुलर बजट से हेल्थ सेक्टर के अंदर वो काफी ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर देखिए बजट ने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हेल्थ के अंदर प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पर बजट ने हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोवाइड किया है। अभी करंटली हमारे जीडीपी का 1.8% जो है वो हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर जाता है, बट ये बहुत ही बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, इस चीज को हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। यहाँ पर जो रिसेंटली जो बजट आया है उसके अंदर यहाँ पर टोटल कुछ पैसे दिए गए हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर। पहला दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन जो है हमारा, उसके अंदर दिया गया है, एंड सेकंड जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये दोनों ही स्कीम के अंदर यहाँ पर पैसे दिए गए हैं। देखिए, जो पहला नेशनल हेल्थ मिशन है उसके थ्रू यहाँ पर पैसा दिया गया है कि जो डिफरेंट पुअर लोग हैं उनको यहाँ पर कुछ जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो सब प्रोवाइड किए जाए। और जितने जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, इसका सीधा सा मतलब है कि एम्स के लेवल का हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन सबको बनाना है यहाँ पर अगले कुछ सालों के अंदर। बट अगर आप ध्यान से सोचिए, नेशनल हेल्थ मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये दोनों ही स्कीम 2005 से लगातार चलती आ रही हैं और अभी तक इसके अंदर पैसा मिलता जा रहा है। तो इसके अंदर न्यू क्या है? ठीक है, इसके अंदर कुछ भी न्यू नहीं हुआ है, सिर्फ एक जो मेंटल हेल्थ वाला जो न्यू आया है, दैट इज द ओनली थिंग जो कि नया है। इसमें बाकी सबके सब जो जितने भी हेल्थ सेक्टर के अंदर है सबके सब पुरानी है। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो ये बोल रही है कि टोटल 4 अनाउंसमेंट्स ऐसे थी जो कि हेल्थ सेक्टर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो चीज मिली नहीं। फर्स्ट चीज ये थी कि हमें ऐसा चाहते थे कि हेल्थ सेक्टर के अंदर जो टोटल जो पैसा मिलता है, जो बजट का जो परसेंटेज होता है उसको इंक्रीज किया जाए, बिकॉज करंटली सिर्फ 1.8% मिलता है, उसको इंक्रीज करके अराउंड 3% तक करना चाह रहे थे, बट इस चीज को नहीं किया गया। सेकंड चीज ऑथर ये बोलती है कि जो मिडिल क्लास है, इस मिडिल क्लास का स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज्ड क्लास है उसको मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऐसे है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। देखिए, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर प्रेजेंट है, उनके पास है, इनको आप हटा दीजिए। ठीक है, सेकंड जो आयुष्मान भारत के अंदर इंक्लूडेड है, इनके पास भी है, इनको भी हटा दीजिए। बट इन सबको हटाने के बावजूद हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अराउंड 26 करोड़ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पास अभी तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। स्पेशली पैंडेमिक, देखिए पैंडेमिक कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, बट इसके बावजूद इनके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक नहीं आया। ठीक है, इसे कारण हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण इनका जो पैसा वगैरह है, मतलब देखिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होने के कारण ये अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं कर पाते हैं। अगर वो पैसा स्पेंड करते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च इतना ज्यादा होता है कि ऑब्वियसली वो फिर खाना पीना उनका लिटरली पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इसके लिए ये माना जा रहा था कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल जितने भी मिडिल क्लास है, स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर के लिए, वहां पर उन्हें हैंड होल्डिंग की जाएगी, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, बट इस चीज के लिए यहां पर कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। थर्ड चीज यहां पर ऑथर ये बोलती है कि जो आयुष्मान भारत स्कीम था, अभी तक देखिए उसका प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा था वो उसके अंदर मिलता है, जो पोस्ट जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसके लिए भी खर्चा मिलता है, बट द पॉइंट इज जो आउट पेशेंट कॉस्ट होता है उसके लिए कोई भी खर्चा नहीं मिलता है। और रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बोला गया है जो आउट पेशेंट का कॉस्ट है दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, स्पेशली पिछले 2-3 सालों के अंदर, स्पेशली पिछले 2 साल के अंदर जब से कोविड आया तब से आउट पेशेंट का कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो क्वेश्चन कम्स एग्जैक्टली आउट पेशेंट कॉस्ट क्या होता है? देखिए सिंपल शब्दों में समझिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर ऑनलाइन बैठे बैठे आप एक डाइट लॉस का प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आप एक डाइट लॉस का प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप डाइट लॉस का प्रोग्राम कर रहे हैं, देखिए ना ही यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से डायरेक्टली मिलेंगे, ठीक है, ना ही आप किसी के पास डायरेक्टली जाएंगे, मतलब यहाँ पर फिजिकल उसकल कुछ होता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली एक फोन के अंदर एक ऐप लॉन्च कर सकते, मतलब एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर ऐप का जो भी प्रीमियम वर्जन है उसे आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपने जैसे 200 रुपए में पर मंथ या फिर 500 रुपए पर मंथ में आपने खरीदा, एंड देन उस चीज को आप यूज करके सिंपली आप अपने जो डाइट लॉस का प्लान है उसको फॉलो कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग जो है, जो कि आप बिना हॉस्पिटल गए अपने हेल्थ के ऊपर जो पैसे खर्च किए हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज आउट पेशेंट कॉस्ट। ठीक है, और स्पेशली पिछले 2 साल के अंदर जो ये चीजें हैं आउट पेशेंट कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बिकॉज लोगों ने यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा दिखाया। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा था कि इसके ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि शायद बजट के अंदर इस चीज को एक इंपॉर्टेंस दी जाएगी, बट इसके लिए कोई भी पैसा यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। एंड फाइनली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, इस चीज के ऊपर हम माना जा रहा था कि पैसे आएंगे, बिकॉज देखिए हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जितने भी कार्डियो यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज होती है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होती है। ठीक है, और माना जा रहा था कि शायद इस चीज को यहाँ पर प्रमोट मतलब ना करने के लिए, मतलब इस चीज को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे इस साल बजट में दिए जाएंगे। आपको एक चीज याद होगा, कोविड के कारण यहाँ पर एक जो स्टेप आता है दैट इज कि कोविड मतलब देखिए मान लीजिए किसी पर्सन को अगर कोविड है और उसी पर्सन को डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डिजीज है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, तो उसका कोविड का जो सिवियरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर कोविड से भी बचने के लिए हमें कोमॉर्बिड होना, मतलब इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। तो हमें एक्चुअली इन सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत थी, बट अगेन यहाँ पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देती है ऑथर ये बोलती है कि जब स्मोकिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था हमारे इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे फिस्कल मेजर्स लिए थे। फिस्कल मेजर का सीधा सा मतलब है टैक्सेस। टैक्सेस क्या कहते हैं, स्मोकिंग के ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। सेकंड चीज, बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए थे ताकि आप मतलब स्मोकिंग छोड़िए और निकोटिन का जो गम होता है उसे खाइए, और जो भी डिफरेंट टाइप की स्कीम्स होती हैं। थर्ड, बहुत सारे डिसइंसेंटिव दिए गए थे कि अगर आप नो स्मोकिंग अगर आप पब्लिक प्लेसेस में करेंगे तो आपको इतना फाइन हो जाएगा, मॉनेटरी फाइन होगा, जेल हो सकता है, ये सब चीजें ना। इन सब चीजों को जब एक साथ एफर्ट लाया गया तो कहीं ना कहीं देखा गया कि स्मोकिंग का जो चीज है वो रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे कंपैरेटिवली हम स्मोकिंग के अंदर रिड्यूस हो गए हैं। पॉइंटर्स की ऐसा ऑथर एक्सपेक्ट कर रही थी कि हो सकता था कि इस साल भी हम जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह हैं उन सबको रोकने के लिए हम सिमिलरली एक ऐसा प्रिवेंशन का स्कीम चला सकते थे। बट द पॉइंट इज कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। स्पेशली जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसने हमारे सारे के सारे ऐसे एक्सपेक्टेशन थे उसको पूरी तरीके से अनफुलफिल छोड़ दिया। एंड वी स्टिल लिव इन होप, मतलब हम अभी उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि आगे जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट के अंदर मतलब अपने हो सकता है कि आगे जाकर हेल्थ सेक्टर के अंदर और पैसे खर्च करें, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक और पैसे खर्च करें। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी एक्चुअली एम इज कि हमारा कोविड जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए ताकि हम एक नॉर्मल लाइफ फिर से जीना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसी दो मतलब पॉइंट्स के ऊपर हम आज के जितने भी आइटोरियल हैं उसको हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको दोनों आइटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। स्पेशली जो फर्स्ट आइटोरियल था दैट टॉक्ड अबाउट रिजर्वेशन वर्सेस मेरिट, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ये क्वेश्चंस लगातार उठ रहे हैं, मतलब ये जब ये क्वेश्चंस लगातार उठ रहे हैं तो आप लेके चल सकते हैं कि मेंस 2022 के अंदर, मतलब जो इस साल जो मेंस होने वाला है उसके अंदर आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन स्पेशली जीएस 3 के अंदर इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां आपसे रिजर्वेशन वर्सेस मेरिट का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है था यानी कि जो हेल्थ इकोसिस्टम, वो बजट के अंदर इसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए गए। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली, बट द पॉइंट इज कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी आप अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर कोई भी आंसर वगैरह लिखेंगे या फिर अपने आप किसी पॉइंट्स को रेडी करेंगे, यू मस्ट मेंशन दिस पर्टिकुलर थिंग कि बजट के अंदर यहाँ पर हमें उम्मीदें थी और ज्यादा, बट यहाँ पर हमने ऑब्वियसली इतना पैसा अलॉट नहीं किया है। बट स्टिल इन द लास्ट 2 years वी हैव अलॉटेड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, जिसके कारण हमने अपने आप को इतना रेडी कर लिया कि कोविड का अगर नेक्स्ट वेव भी आता है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेडी, ठीक है। तो ये था हमारे दोनों आर्टिकल्स। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।